अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चीफ सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई, ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस तो खैर काफी बेहतर रही। इस हफ्ते में ओवरऑल हमने मार्केट में काफी बेहतर मोमेंटम देखा। आज के सेशन में मार्केट ने 800 पॉइंट्स के अपसाइड के साथ एक नया डिफाइन किया। तो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस के वजह से वो क्या भी हो। देखिए शजील, मेरे ख्याल से जो है ना, इस वक्त सबसे बड़ा जो मेन जो कैटलिस्ट है ना, वो आपका इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होना है। क्योंकि इस वक्त अगर आपने देखा हो सेकेंडरी मार्केट में जो यील्ड्स हैं वो कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। तो हम ही देख रहे हैं कि जो लोग म्यूचुअल फंड में एक साल पहले पैसे 20% पे 18% पे लगा के बैठे थे, अब वो जो है जब री इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो पीआईबी है चाहे वो सकूक है, वहां उनको रेट 10, 11, 12% मिल रहे हैं। तो इसीलिए लोग क्या कह रहे हैं, और मार्केट जो है ना रोज के जिस हिसाब से मार्केट परफॉर्म कर रही है, उसमें मेरे ख्याल से अगर जस्ट गिव एन एग्जांपल कि अगर आपके पास इंडेक्स फंड भी है, तो वो अगर आपने इंडेक्स ने अगर 1% परफॉर्म किया तो आपके पास रोज के पैसे 1% बन रहे हैं, जबकि आपको इसके बदले जो फिक्स इनकम साइड पे शायद महीने के 1% इस वक्त शायद इंटरेस्ट जो अमाउंट है शायद 1% ही रह गई है। अगर आप उसको ब्रेक कर लें 12, 15% को या 12% को उसमें मंथ वाइज, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट वहां से लूज हो रहा है और लोग जो है ना कन्वर्ट करा के यहाँ पर आ रहे हैं। और वैल्यूएशन भी काफी लुक्रेटिव है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट जो है खत्म ही नहीं हो रहा, और कंटिन्यूसली लिक्विडिटी की वजह से इंटरेस्ट आता ही चला जा रहा है। बिल्कुल। आज के जो टॉप परफॉर्मर्स से जो ओवरऑल हमने सबसे ज्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन देखी वो बैंक्स की तरफ से देखी, जिसमें यूबीएल ने भी आज नया हाइस्ट डिफाइन करे। वॉल्यूम वाइज हमने देखा कि बीओपी की परफॉर्मेंस वैसे काफी बेहतर रही है, उसने बैंक्स को लीड करा है। तो बैंक्स में तेजी की क्या वजह रही है? तो जी, मेरे ख्याल से बैंक्स में इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने से बैंकों को वैसे तो फर्क पड़ता है नेगेटिवली, लेकिन हमने माजी में भी देखा है कि जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन भी होते हैं ना, तो बैंकों की अर्निंग एक सर्टेन लेवल पर आके स्टिकी हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि मल्टीपल री रेट होना शुरू होते हैं। तो बैंक्स ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट की वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ भी रहा था या आ सकता है, तो उसको ऑफसेट करने के लिए एक तो डिपॉजिट साइड पे काम कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि बैंकों की अगर फर्ज करें एक स्टॉक है, या वो भले इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने के बाद भी अगर वो कहीं 15, 16% की यील्ड पे मिल रहा था, तो लोगों ने उसमें जो है अपनी एक्टिविटी बढ़ाई और उसको खींच के लेकर लेके चले गए। आई गेस यूबीएल में हर क्वार्टर का तकरीबन 11 रुपए का पे आउट आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो आज भी यूबीएल जो है 380 के ऊपर भी तकरीबन कोई 11%, अब जाके 11% की यील्ड पर आया। तो मेरे ख्याल से अगर अर्निंग बढ़ती है तो, और ये अपना पे आउट इसी रेशियो से कंटिन्यू करता है, तो उसमें अपसाइड आ सकती है। एक तो ये है कि जो करंट अर्निंग है उसमें बैंकों में जो बैंक चीप थे उनमें इंटरेस्ट आया और यील्ड पे बेहतर थे। उसके बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो मेरे ख्याल से अगर उनकी अर्निंग पे ग्रोथ आती है, तो वहां पर भी मेरे ख्याल से उनको एक थोड़ा बेहतर मल्टीपल मिल सकता है। बट मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर अब कोई भी चीज 11, 12% के 10 के मल्टीपल पे मिल रही होगी यील्ड पे, तो उसमें इंटरेस्ट आता ही रहेगा, चाहे वो फिर फर्टिलाइजर सेक्टर हो चाहे वो बैंकिंग हो। बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर सेक्टर, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स रहे वो बैंक्स के बारे में देखा कि फर्ट्स की तरफ से रहे। फर्ट्स में बाय द वे जो मेजर परफॉर्मेंस थी वो एंग्रो की थी। वो हैज बीन लीडिंग फर्टिलाइजर सेक्टर ओवरऑल। काम हुआ, सुबह में एक नोटिस भी आया था, तो ओवरऑल क्या भी हो। आई गेस टावर बिजनेस की एक्विजिशन के हवाले से एंग्रो का नोटिस आया था। उसके बाद वो ला हुआ था पिछले, और पिछले कोई तकरीबन एक महीने के अंदर वो 100 रुपये बढ़ चुका है। तो उसी के ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी। मेरा अपना ख्याल है कि एक एंग्रो जो कंपनी जो बिल्कुल डेड हो गई थी और इसमें अब फर्दर कोई अर्निंग के अपना कोई बिजनेस नहीं था, ओल्डको कंपनी थी जिसमें जो है ना आपका बाकी जगहों से फर्टिलाइजर से और इधर से पैसे आगे गिरते थे या डिविडेंड की फॉर्म में गिरते थे, तो वहां से वो अपना पे आउट करता था। तो मेरा ख्याल है अब अगर आप एक और बिजनेस स्टार्ट करें जो आगे जिसमें ग्रोथ भी है, इसमें आगे पोटेंशियल भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एंग्रो की जो है ना स्टोरी थोड़ी सी इसी लाइमलाइट में आई, और उसमें आज हमने देखा कि अच्छा अच्छा एक्शन हुआ। मेरे ख्याल से आज एक टाइम पर 20, 25, 20 रुपये बढ़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो हमने देखा है कि स्टेट बैंक ने जो है वो ऑलमोस्ट ऑटो फाइनेंसिंग लिमिट्स को डबल करा है। दे नाउ अराउंड 6 मिलियन। तो ओवरऑल इस डेवलपमेंट की वजह से आपको क्या व्यू है और इसको क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऑटो सेल्स के ऊपर? 6 मिलियन का मेरे ख्याल से इम्पैक्ट ये होगा कि बहुत सारी गाड़ियां जो इस वक्त जो है लिमिट के अंदर में नहीं आ रही, तो उसकी वजह से आपकी गाड़ियों की सेल भी बढ़ेगी, तो गाड़ियों के स्टॉक्स में भी तेजी हो सकती है, और ऑब्वियसली इससे बैंकिंग का भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि बैंकिंग के स्टॉक्स भी बेहतर हो सकते हैं।
और साइड बाय साइड मेरे ख्याल से जो ऑटो स्टॉक, जो पार्ट्स के स्टॉक जिसमें हम लोड्स वगैरह शामिल हैं पिच करते रहे, तो उसमें भी इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि एग्रो एग्री आई गेस थल लिमिटेड, लोड्स और स्पेल जो है ये गाड़ियों के पार्ट्स भी बनाता है। और अगर ग्रोथ आती है तो मेरे ख्याल से है कि अब ये तो कहना थोड़ा तो मुश्किल है कि किस सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि ज्यादातर जो बड़े प्लेयर्स हैं अब, या आने वाले दिनों में जो बड़े हो सकते हैं, वो सारे अनलिस्टेड सेक्टर में हैं, सिवाय इंडस के। तो उससे देख के लगता है ये है कि शायद जो है जो ग्रोथ आएगी उसमें, अगर आप उस ग्रोथ को कैप्चर करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट एक्सपोजर जो है उसका थ्रू लोड्स और थल लिमिटेड और स्पेल के थ्रू लिया जा सकता है। बिल्कुल। ओवरऑल हमने आज जो है वो वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो वॉल्यूम लीडर्स में जो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम्स है वो आईटी सेक्टर में थे, उसमें स्टॉक्स लाइक एयरलिंक, नेटसोल हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल। आज एयरलिंक ऑलमोस्ट अपर कैप हुआ, तो रिसेंटली हमने स्पीक में ऑलमोस्ट 30% की अपसाइड देखी है इसकी स्टॉक प्राइस। तो इसमें तेजी की क्या वजह है? आई गेस एयरलिंक की काफी दिनों से एक रूमर्स घूम रही है कि एयरलिंक जो है ना अपनी किसी कंपनी को जो है फर्दर जो है ना लिस्ट करा देगा, और अपने पास से उससे कोई वैल्यू का अनलॉक हो जाएगी उससे। इसके वजह से हमने देखा कि एयरलिंक में एक अच्छी तेजी हुई बिल्कुल बिल्कुल। ओवरऑल के वाले से क्या व्यू है आपके दिनों में, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? है। सॉरी, आपकी आवाज आखिर में थोड़ी सी कट गई, आप सवाल रिपीट कर देंगे? जी जी, गोइंग फॉरवर्ड इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और मार्केट के हवाले से वो क्या व्यू है? देखिए बाजार का जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है ना, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी फेड होगा, या उसमें कोई फिर फौरन से बेशतर कोई करेक्शन इस तरह की हो जिसमें जो है ना बहुत ज्यादा पैनिक हो। आ भी सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को एडवाइस यही करना चाहिए कि जिन स्टॉक्स में स्टोरीज हैं या जिनमें अभी भी वैल्यूएशन अनलॉक नहीं हुई, देखिए यील्ड यील्ड वाले स्टॉक्स तो हम पहले बात करते थे शुरू में, जब हमने इसको प्रोग्राम को शुरू किया था, हम यील्ड पे ज्यादा फोकस थे, क्योंकि उस वक्त यील्ड बहुत अच्छी अवेलेबल थी और पाकिस्तान के हालात बड़े ही ज्यादा फर्जाइल थे। बट आज जो है जब चीजें बेहतर हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ी ग्रोथ और अच्छी स्टोरी जिसमें आपको अच्छी अर्निंग ग्रोथ दिख सकती है उनको भी दिखना चाहिए। इसमें हमने अभी आपको कुछ ऑटो पार्ट का जिक्र किया, मेरे ख्याल से कुछ सीमेंट स्टॉक्स हो सकते हैं, कुछ सेलेक्टेड बैंक भी यील्ड पे बुरे नहीं है वो भी हो सकते हैं, कुछ एफएफसी वगैरह में इंटरेस्ट हो सकता है। तो मेरा ख्याल है ब्रॉडर थीम थीम जो है यहाँ से, मुझे इंडेक्स को बहुत ज्यादा ऊपर अभी नहीं लगता फॉरन, लेकिन मुझे लगता है कि शायद या हो चुका, मैं आई गेस इंडेक्स प्राइस अगर आप देखें तो एक अच्छी रैली इंडेक्स कर चुका है। हो सकता है कि मार्केट में जो है ना सेक्टर रोटेशन जरूर आपको देखने को मिले, और अब शायद इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाए बड़े स्टॉक से थोड़ा सा इस तरह की ग्रोथ स्टोरीज में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इज़ान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।